हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी वीडियोस जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की हैं, जिसमें कि हम नीट 2024 के लिए बायोलॉजी को वन शॉट वीडियोस के माध्यम से पूरी तरह कवर कर रहे हैं। यहाँ हम एक एक वीडियोस में एक एक चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ कर आपको बता रहे हैं कि नीट में पेपर कहाँ से बनता है, क्या पूछा जाएगा, सवाल कैसे आते हैं और क्या कॉन्सेप्ट है पीछे का। मतलब आपको पढ़ाया और समझाया दोनों जा रहे हैं एक ही वीडियो में। और वीडियो की लंबाई भी ज़्यादा नहीं रहती, 1 घंटे की वीडियो होगी एक चैप्टर की, तो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसका रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप लगातार अगर चैनल पर बने हुए तो आपका बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। इससे पहले मैंने 12th क्लास के कोर्स को पूरी तरह कवर कर लिया। लास्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहले के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ 11th क्लास के चैप्टर भी कवर हो गए, 7 8, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का है, वहाँ जाकर के खोल लेना, मिल जाएगी आपको। करते हैं आज का चैप्टर शुरू, जो कि हमारा है बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट भी। तो 3 4 पार्ट है इसमें अलग अलग, उन सबको पढ़ा जाएगा। शुरू करते हैं यहाँ से। यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, वो नीचे मिल जाएगा लिंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इन भाई साहब का फोटो बना हुआ है, इनका नाम है MS स्वामीनाथन। तो ये जो है इन्होंने एक ऐसी वैरायटी बनाई थी यहाँ पर अनाज की, जिसमें कि भरपूर मात्रा में, मतलब एक खेत में ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा मात्रा में पैदावार शुरू हो गया था। 1960s के लगभग की बात है। उस समय इन्होंने एक ऐसी वैरायटी को बना दिया था जिससे कि भूख, जो हंगर थी, वो बहुत कम हुई थी एक लेवल तक। और इनके साथ में जो मतलब इन्होंने इंडिया में तो इन्होंने किया था, और जो दुनिया में किया था वो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था ऐसा। तो ऐसा सवाल बनता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कौन है, तो आंसर होता है MS स्वामीनाथन। और दुनिया में कौन है, तो NE बोरलॉग के नाम से सवाल आता है। और दूसरा सवाल बताऊं कि इनकी डेथ 2023 में ही हुई है और इनको शायद से भारत रत्न मिला है। एक बार ये दोनों सवाल देख लेना ध्यान से। आगे देखते हैं, आपको यहाँ मिलेगा चैप्टर का नाम शुरू, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। नई NCERT के हिसाब से चैप्टर 7 है। तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में हेल्थ के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात हुई है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। यहाँ से मुझे एक ही सवाल बताना है, वो सवाल ये कि द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑफ विलियम हार्वे। मतलब ध्यान रखना कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। पहले के टाइम पर लोग कहते थे कि जो ह्यूमर्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो हेल्थ को मेंटेन करते हैं। बाद में पता लगा कि जो आपका माइंड होता है, माइंड इन्फ्लुएंस करता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारी इम्यून सिस्टम को, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करता है। बस ये ध्यान रखना। नीचे लिखा है वैसे हम और भी कारणों से अनहेल्दी हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जैसे कि इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपको बीमार कर सकता है। अगले पेज पर हेल्थ की डेफिनेशन है, 9th क्लास के NCERT में भी सेम टू सेम दी थी। लिखा है द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय द एवरीबडी एंड हाउ डू वी डिफाइन इट। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन दैट एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब बीमारी ना होना नहीं होता है, फिजिकल फिटनेस नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है अगर आप सड़क पर कूड़ा डालते हो तो आप अनहेल्दी हो। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये सवाल हमेशा यहाँ से बना सकते हैं। एंड व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। This increases the productivity and brings economic prosperity, and health also increase in longevity of people and reduce infant and maternal mortality. Balanced diet, personal hygiene and regular exercise are very important. Balanced diet, ये तीनों लाइन अगर किसी के जीवन में है तो उसकी जीवन बस बदल जाएगा। ध्यान रखना तीनों वर्ड। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे होते हो तो आपकी हेल्थ गुड रहेगी। Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health, awareness about disease and their effect on different bodily function, vaccination, immunization against infection disease, proper disposal of waste, control of vector, and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. बोर्ड का सवाल बनता है यहाँ से। उसके नीचे लिखा है बीमारियाँ कई तरह की हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शस, नॉन इन्फेक्शस। तो यहाँ से एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से इन्फेक्शस है, कौन नॉन इन्फेक्शस है, ऐसा सवाल आ जाएगा। डिजीज़ विच आर इजीली ट्रांसमिटेड दे आर इन्फेक्शस, जो नहीं होती वो नॉन इन्फेक्शस। एक एग्जांपल है जैसे कि ये एड्स इन्फेक्शस है, जबकि कैंसर जो है वो इन्फेक्शस नहीं होता, ऐसा सवाल आएगा। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ एडवर्सली। नेक्स्ट है, यहाँ शुरू हो जाती हैं डिजीज़ के बारे में कुछ बातें। कुछ डिजीज़ यहाँ पढ़ाई जाएंगी थोड़ी बहुत, उनको आप पढ़ लेंगे। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoa, helminth, etc. could cause disease in man, and such disease-causing organisms are called pathogen. तो ये बैक्टीरिया भी, वायरस और फंजाई जो भी बीमारी करते हैं सब क्या है, पैथोजन है। Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or them.
द पैथोजन कैन एंटर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई, इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ. When functional damage, pathogen have to adapt to life within the environment of the host. For example, यहाँ से पढ़ लेना, ऐसे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि दस्त, अगर किसी को इंटेस्टाइन में रहना है तो उसको पता होना चाहिए, मतलब वो पैथोजन लो पीएच पर रह सकता हो स्टमक की और वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम से बच सकता हो. A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease causing by them. Preventive and control measure against these disease in general are also briefly described. नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफी. यहाँ से डिजीज शुरू होती है. जो जो सवाल बताऊंगा प्लीज़ जल्दी से याद कर लेना, सोचना मत, वही याद करना बस जो बताऊंगा. जैसे लिखा है कि साल्मोनेला टाइफी जो है वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. पहला सवाल है कि बैक्टीरिया है, टाइफॉइड करता है. दूसरा सवाल है, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ये वाटर और फूड बोर्न डिजीज़ है. ध्यान रखना ये आपके ऑर्गन्स में भी पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू. ध्यान रखना आपको पूछेंगे इनमें से क्या क्या सिम्टम है, तो याद रखना ये सस्टेन्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सस्टेन्ड होना चाहिए, फीवर लगातार रहना चाहिए, वीकनेस होगी, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आर सम द कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज़. यहाँ से ये याद करना है. इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में. टाइफॉइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट. एक सवाल ये है कि टाइफॉइड फीवर जो है वो विडाल टेस्ट से कन्फर्म होता है. एक औरत थी, एक फीमेल थी, मैरी मैलन, जिसको टाइफॉइड मैरी कहा जाता था. इसकी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा. आगे लिखा है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये दोनों, यहाँ दोनों के नाम याद करने हैं. ये दोनों बैक्टीरिया हैं. ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, निमोनिया डिजीज़ करते हैं. फिर हमें यहाँ से याद करना है कि ये बीमारी जो है लंग्स की एल्वलाई पे होती है, मतलब जो आपकी एल्वलाई हैं वो उनको इन्फेक्ट करती है. ये ध्यान रखना है, बड़ा सवाल बनता है यहाँ से. इस इन्फेक्शन से होता है कि जो आपकी एल्वलाई है उसमें फ्लूइड भर जाता है और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है. इसके सिम्टम याद करने हैं फिर से. फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक है और कुछ केसेस में फिंगर नेल ब्लूइश हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि यही एक अच्छा सवाल बनता है यहाँ से कि ब्लूइश फिंगर नेल किस बीमारी में हो जाते हैं, तो निमोनिया में हो जाते हैं. याद रखना. अ हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट. सवाल आएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन सा है, आप बताओगे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसे कहते हैं, मतलब जो आपको एयर से मिल जाए, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एयर में रह जाए वो. और ये आपको जो है नीचे 4 नाम दिए हैं. इन चारों को केवल इस तरह याद करना है कि इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है. जैसे कि डाइसेंट्री बैक्टीरियल है, प्लेग बैक्टीरियल है, डिप्थीरिया बैक्टीरियल है. तीनों के नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. तीनों बैक्टीरियल बीमारी हैं, ऐसा पूछेंगे. अगला सवाल है, अगली लाइन में वायरस का शुरू हो जाता है, मतलब वायरस की इन्होंने एक ही डिजीज़ पर बात की है. इन्होंने कहा है कि वायरस भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करते हैं. जैसे कि राइनो वायरस जो है वो आपका कॉमन कोल्ड करता है. तो एक सवाल तो ये मिल गया कि राइनो वायरस कॉमन कोल्ड करता है. दूसरा सवाल ये है कि ये नोज़ और रेस्पिरेटरी पाथ को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को नहीं करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आएगा. तीसरी बात ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या होता है. नेजल कंजेशन, पता ही आपको क्या होगा. डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक एक्सेट्रा होता है. 3 से 7 दिन बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है. एक सवाल अगला बनेगा कि ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब आप ध्यान रखना कि ये भी आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, पूछ लेंगे. ये भी छींकने खांसने से फैल सकता है. आपको जो है इन चीज़ों को नहीं छूना होता. पेन को, बुक को, कप को, डोर नॉब को, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, जहाँ भी वायरस होने की संभावना है उनको छूओगे तो आपको होने की संभावना होती है. वॉश योर हैंड्स डेली, ठीक है ना. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. इस तरह की चीज़ें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. फिर लिखा है सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोआ. फिर याद रखना है कि यहाँ पर प्रोटोजोआ की डिजीज़ दी है. आपको पता है प्रोटोजोआ के अंदर आपका एक प्रोटोजोन्स है, मलेरिया का पैरासाइट, जिसे आप प्लाज्मोडियम कहते हो. प्लाज्मोडियम के पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता. मोस्ट नोटोरियस है ये आपको 11th क्लास में मिलेगा. ये आपका प्रोटोजोआ है, ये ध्यान रखना. आपका प्रोटिस्टा के अंडर में जो आता है प्रोटोजोआ वो है, ठीक है. इनके पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता. ये सवाल 11th के है. ध्यान रखना कि प्लाज्मोडियम एक टीनी प्रोटोजोआ है. ध्यान रखना कि ये आपका कई इसके वैरायटी यहाँ लिखी हुई हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सिपेरम. एक और होता है वो यहाँ बताया नहीं है, ओवेल. तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि सबसे खतरनाक जो होता है, सवाल पूछेंगे कौन जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है. आपका आंसर है मैलिग्नेंट मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. Let us take a glance at the life cycle of the plasmodium. Plasmodium enter the human body by sporozoite. यहाँ से सवाल बता रहा हूँ सीधा, दिमाग का प्रयोग कम और काम ज़्यादा. अगले पेज पर समझा भी दूंगा, पर अभी यहाँ सवाल पूछ रहे हैं. देखो लिखा है कि प्लाज्मोडियम जो है वो जो भी वाइवेक्स हो, कोई सा भी हो, वो आपको जब मच्छर काटता है, फीमेल एनाफिलीज काटेगा तो आपकी बॉडी में वो जो छोड़ता है वो स्पोरोजोइट स्टेज है. सवाल आएगा यहाँ से कि कौन सी स्टेज में पैरासाइट होता है. स्पोरोजोइट स्टेज में आपकी बॉडी में जाता है पैरासाइट और फिर फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से जाता है.
फिर वो आपकी बॉडी में जाता है ब्लड के थ्रू, फिर आपके लीवर में पहुंच जाता है, ब्लड के थ्रू लीवर में चला जाता है, ध्यान रखना। दैन लीवर पर अटैक करता है, लीवर सेल पर अटैक करता है, उसके बाद वहाँ से आरबीसी इसमें घुस जाता है, फिर आरबीसी में अटैक करता है, फिर आपकी आरबीसी फट जाती है। जब आपकी आरबीसी रप्चर होती है तो उसी टाइम आपको एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, हीमोजोइन। वो हीमोजोइन की वजह से ही आपको ठंड लगती है और ठंड के साथ बुखार चढ़ता है। सवाल आएगा ये हीमोजोइन क्या है? लीवर सेल्स कहाँ, पहले कहाँ इन्फेक्शन करता है? लीवर में, फिर ब्लड सेल्स में, आरबीसी में, इस तरह से। फिर लिखा है कि जब एक फीमेल एनाफिलीज एक आदमी को काटता है तो ये पैरासाइट जो है उसकी बॉडी में चला जाता है और पैरासाइट जो है फिर स्पोरोजोइट स्टेज में रहता है। उसके बाद वो स्पोरोजोइट स्टेज से वो मच्छर के लीवर में पहुंच जाएगा, वहाँ जा करके अटैक करता है फर्दर। फिर यहाँ लिखा था स्पोरोजोइट इंट्रोड्यूस इनटू हिज बॉडी बाय द इनिशिएटिंग इवेंट मेंशन्ड अबव। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट, ह्यूमन एंड द मॉस्किटो, टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक कहते हैं इनको, जिनकी दो होस्ट होती हैं, दे आर डाइजेनेटिक। द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग, ये आपको पता ही है, फीमेल एनाफ्लीज इसका वेक्टर होता है, ये गलती ना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा एक डायग्राम, इस डायग्राम को समझाना पड़ेगा भैया, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। देखो यार ऐसा है, यहाँ पर एक मच्छर बना हुआ है, इस मच्छर ने क्या किया, मैं बताता हूँ सवाल क्या क्या है। इस मच्छर ने क्या किया, एक पर्सन को काट लिया, तो इसने स्पोरोजोइट इसकी बॉडी में छोड़ दिए। स्पोरोजोइट ब्लड से होते हुए लीवर पे चले गए, लीवर पे इन्फेक्शन हो गया फर्दर। फिर लीवर में जब इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद ये लीवर सेल पे इन्फेक्शन दिखाया है। सवाल आएगा यहाँ से, लीवर सेल में जो पैरासाइट है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आप नोट कर लेना, मल्टीपल फिजन करेगा। क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा, और मल्टीपल फिजन करके अपनी संख्या बढ़ाएगा। फिर लीवर सेल फट जाएगी, उसके अंदर से वो दूसरी स्टेज होती है, नाम याद नहीं करना, उस स्टेज में बाहर आता है। फिर लगातार वो लीवर सेल पर लगातार अटैक करता रहता है और इस तरह अपनी मतलब इन्फेक्शन बढ़ाता है। उसके बाद अगर वो आरबीसी पर पहुंच जाता है, आरबीसी पर अटैक करता है, तो आरबीसी पर भी वो जाकर के आरबीसी के अंदर भी ए सेक्सुअली प्रोडक्शन करता है। इस बात को ध्यान रखना। वहाँ भी आपकी साइजोगोनी होती है। साइजोगोनी इज अ वर्ड दैट वी यूज़ हियर फॉर दैट मल्टीपल फिजन। तो साइजोगोनी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आरबीसी के अंदर भी। वहाँ से फिर से वही होता है कि आरबीसी फटती हैं, फिर से बुखार चढ़ता है और 3 दिन बाद लगभग टर्शियन मलेरिया आप इसे कहते हैं, क्योंकि इट विल टेक 3 days टू रिपीट द फीवर अगेन। एंड 3 और क्वार्टर मलेरिया भी होता है, टर्शियन भी होता है, पर नॉर्मली टर्शियन मलेरिया है। 3 दिन में आपको फिर से बुखार चढ़ता है जब आरबीसी फटेंगी। तो फिर से वो आरबीसी पे लगातार इस तरह से लीवर और आरबीसी दोनों इन्फेक्ट होती रहती हैं। उसके बाद आपका जो पैरासाइट है, वहीं पर आपकी जो पैरासाइट है वो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ऐसा कि वो पैरासाइट दोबारा आरबीसी पे इन्फेक्शन ना करने की बजाय बड़ी बड़ी सेल्स बना लेता है। उन बड़ी सेल्स को कहते हैं गैमेटोसाइट्स। तो गैमेटोसाइट्स आर द पैरासाइटिक सेल्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द पैरासाइट इटसेल्फ। वही बनाता है, मतलब जो पैरासाइट है वही बनाएगा। फिर वो आरबीसी पे इन्फेक्शन चलता रहेगा और फिर वो जो पैरासाइट है जिसने गैमेटोसाइट सेल बना ली है, वो गैमेटोसाइट 2 तरह की होती हैं, फीमेल और मेल। अब मान लो इस पर्सन को, जो ये पर्सन है, इस पर्सन को कोई हेल्दी मच्छर काट लेता है, तो हेल्दी मच्छर के काटने से ये जो गैमेटोसाइट हैं ये उस मच्छर के स्टमक में, गट में चली जाएंगी और जो फीमेल गैमेटोसाइट है वो फीमेल गैमेट बनाएंगी और जो मेल गैमेटोसाइट है वो मेल गैमेट बनाएंगी। ये ध्यान रखना, मतलब मच्छर की गट में जा करके ऐसा होगा, वहाँ पर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर मतलब ये ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब मच्छर के अंदर चल रहा है। ए सेक्सुअल चलता है ह्यूमन में और सेक्सुअल चलता है मच्छर में। तो मच्छर के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से बनने के बाद फिर आगे की चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाई जा रही हैं, आप सीधे सीधे समझ लो। जाइगोट में होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट जो है वो आपका फर्दर उसके अंदर फिर मल्टीपल फिजन होंगे और उसके बाद जो है वो मल्टीपल फिजन करेगा और फाइनली गट से बाहर आ जाता है। गट से बाहर आ करके वो फिर से स्पोरोजोइट बना लेता है और वो स्पोरोजोइट्स फिर से सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड से फिर से जब मच्छर किसी दूसरे आदमी को काटता है तो वो उसके अंदर उन्हें छोड़ देता है। तो ये लाइफ साइकिल है। यहाँ से 1-2 सवाल बना लेंगे, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी है, ठीक है। नीचे देखते हैं फिर से एक और इन्होंने बात की है, एक प्रोटोजोआ और बताया, मतलब प्रोटोजोआ की 2 बीमारी बताई हैं। एक तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एज अ प्रोटोजोन, ये भी सवाल बनेगा कि ये भी प्रोटोजोआ है। यही नहीं पता रहता आपको तो यही पता नहीं रहता कि कौन बैक्टीरिया है, कौन वायरस है, कौन प्रोटोजोआ है। इतना तो एटलीस्ट पता रखना यार, है ना। ये भी इतना ऐसा आसान सवाल आते हैं नीट में ना, ये पता ही नहीं रहता बच्चों को, पता नहीं क्या करते हैं यार तुम लोग। पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये सवाल आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है एंड ऑफ ह्यूमन विच कोज द अमीबोसिस, वो क्या कोज करता है, अमीबोसिस कोज करता है, अमीबोइक डायसेंट्री। इसके लक्षण जैसे वर्डेल टेस्ट वहाँ पढ़े थे टाइफाइड में वैसे से हैं, कॉन्स्टिपेशन है पर यहाँ फीवर नहीं है।
एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स एंड स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट है। यहाँ सवाल आएगा इसके वेक्टर कौन है। हाउस फ्लाई जो है वो इसके वेक्टर होते हैं, दे आर द कैरियर, और वो इसको फिकस से उठाते हैं और फिर पर्सनस के बॉडी में कैसे जाएगा। जब वो मक्खी जो है उनके खाने वाले फूड पर बैठती हैं तो वो फिर से ट्रांसमिट होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन मॉस्किटो रहता है, मतलब हाउस फ्लाई फैलाती है उसको, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना ये लाइन आएगी, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ये भी फूड और वाटर बोर्न डिजीज़ है, सीधा सीधा। नेक्स्ट एस्केरिस। अब यहाँ शुरू हो जाता है कि हेलमिंथ जो होते हैं उनकी बीमारी। तो 2 हेलमिंथ की बीमारी बताई हैं, ठीक है, 2 हेलमिंथ की, जैसे कि यहाँ पर आपको एस्केलमेंथीज के द्वारा होने वाली बीमारी बताई है। जैसे एस्केलमेंथीज में एस्केरिस आता है, बुचरेरिया आता है, दोनों एस्केलमेंथीज हैं। एंड द कॉमन राउंड वर्म एंड द फलेरियर वर्म दोनों के एस्केलमेंथीज के मेंबर हैं। आर सम ऑफ द हेलमिंथ विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये याद रखना आपको, ये एस्केरिसिस करता है। सिम्टम ऑफ द डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन पैसेज, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। और इसके अंडे जो है फिकस के साथ बाहर आते हैं, फिर से वो क्या करते हैं, फिर से वो फूड और सॉइल और वाटर और प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। वहाँ से अगर पर्सन बिना धोए, बिना सब्जी धोए वगैरह इस तरह खाता है तो उसको ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एंड अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो इसी के लिए आपको स्कूल में कभी कभी देखा होगा जो गोलियाँ खिलाई जाती हैं ना आपको, तो वो इसी के लिए होती हैं, ठीक है जी। फिर लिखा है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टिया, वुचरेरिया मलाई, 2 स्पीसीज के नाम इन्होंने बताया यहाँ पर, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टिया, दूसरा वुचरेरिया मलाई। दोनों के दोनों फलेरियल वर्म्स हैं, दोनों के दोनों फाइलेरियसिस कोज करते हैं। ये भी एक प्रकार के हेलमिंथ हैं और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन करते हैं, लंबे समय चलने वाली बीमारी है और ये बहुत सालों तक रहती है। यूजुअली ये सवाल जो बनता है हमेशा यहाँ से वो ये बनता है कि ये कहाँ कहाँ पर बीमारी करते हैं, क्या करते हैं। ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे और वहाँ पर जा करके ये लिम्फेटिक वेसल्स जो आपके होते हैं उनमें घुस जाते हैं, वहाँ फंस जाते हैं। फिर लिम्फ जो है एक्चुअली मूव करना बंद कर देता है, वो मूवमेंट लिम्फ का बंद हो जाएगा तो लिम्फ भरना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ कर देता है, मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो उसमें लिम्फ भर जाता है। लिखा है लोअर लिम्ब एंड द डिजीज एंड कॉल्ड एलिफेंटियासिस फिलेरियसिस। द जेनिटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग ग्रोस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो यहाँ वेक्टर का नाम बताया नहीं पर आप लिख लो क्यूलेक्स है, मतलब इसका जो वेक्टर है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये ध्यान रखना। और जैसे डेंगू का, चिकनगुनिया का एडीज है ना, तो इसका क्यूलेक्स है। फिर लिखा है मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनर माइक्रोस्पोरम। ये तीनों नाम याद करने हैं सीधे सीधे, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों की तीनों आपको ह्यूमन में रिंग वर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग तरह से, जैसे हेड पर, स्कैल्प पर, नेल पर, बगल में, इधर उधर ग्रोइन एरियाज में वहाँ पर करता है। लिखा है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। द लेसन्स आर कंपेन्ड बाय द इंटेंस इचिंग, हीट एंड मॉइस्चर। ये सवाल यहाँ बनेगा सीधा बस कि हीट एंड मॉइस्चर हेल्प इन दिस फंजाई टू ग्रो which make them thrive in skin folds such as those in groin or between the toes. Ringworm are generally acquired from soil or by using the towels, cloth or even the comb infected individual। तो भैया ध्यान रखना, हॉस्टल में जाओगे अपना तो ज़िंदगी में कभी किसी के सामान यूज ना करना। नेक्स्ट है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ से आप ऐसे ही पढ़ के देख लेना, मैं सीधा सवाल बताऊंगा क्योंकि ये तो फालतू टाइप का है। यहाँ से सवाल यहाँ से आएगा, ये लाइन आपको पढ़नी है ये वाली कि एयरबोर्न, सॉरी यहाँ से पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि जैसे कि लिखा है फूड एंड वाटर बोर्न टाइफॉइड है, मतलब ये सवाल आएगा कि टाइफॉइड जो है वो फूड और वाटर से फैलता है और एमीबॉयसिस बीसी से होती है और एस्केरियसिस भी। तो ये तीनों डिजीज़ फूड एंड वाटर बोर्न है, इसका सवाल बनाएंगे। फिर लिखा है एयरबोर्न डिजीज जो कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, दोनों के दोनों ये एयरबोर्न है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये सवाल यहाँ से बनेगा, दोनों सवाल पक्के आएंगे, मार्क कर लेना, ये पढ़ लेना पीछे वाला। लिखा है इन एडिशन टू द अबव मेजर्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और दे बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर डिजीज सच एज मलेरिया। के लिए आपको क्या करना है, वलेरियसिस के दोनों मच्छर से होती हैं तो आपको मच्छर कंट्रोल करने हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स को कंट्रोल करना होता है। यहाँ से एक सवाल बनेगा, बाकी तो आपको पता ही है, मच्छरदानी लगाओ और ये सब करो, वो लगाओ, गुड नाइट गुड प्लस। लेकिन सवाल जो नीट में आएगा वो ये होगा कि इसके लिए तालाबों में पानी जहाँ भरा होता है वहाँ गैम्बूजिया फिश को छोड़ दिया जाता है जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती है, जिससे कि मच्छर पैदा नहीं होते। तो ये एक सवाल यहाँ बनेगा, बाकी तो आपको पता ही है, जाली लगाओ, ये लगाओ, दरवाजे बंद करो, खिड़कियाँ ना खोलो, पानी ना भरो, ये सब बातें पढ़ने की ऐसी हैं। फिर यहाँ एक सवाल ये मिलेगा आपको कि आपको पूछा जाएगा कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों का वेक्टर कौन है।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को डेंगू का वेक्टर एडीज पता होता है पर चिकनगुनिया का नहीं पता होता, तो ये सवाल यहाँ से फंस जाएगा, गारंटी से फंसेगा, मार्क कर लेना। फिर नीचे एक कहानी लिखी है ऐसे ही कि भैया वैक्सीन चल गई हैं आजकल, और वैक्सीन मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बीमारियों से बचाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा है पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, ये तो कह रही इनके लिए वैक्सीन्स हैं, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन्स हैं। तो यार यहाँ पे ना एक मैं नाम बता रहा हूँ, DPT, ये इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, इन तीनों की कॉमन वैक्सीन लगती है। ये यही सवाल बनाते हैं कभी कभी कि DPT की फुल फॉर्म बताओ, तो डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस। तो डिप्थीरिया निमोनिया ना कर देना, ये फंस जाएगा सवाल। डिप्थीरिया के साथ निमोनिया कर देते हैं बच्चे फुल फॉर्म, तो गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए, पोलियो की वैक्सीन तो आपको पता ही है, साल्क एंड सेबिन वैक्सीन, वो पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है बाबू। चलिए फिर यहाँ पर नीचे चलते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि इम्यूनिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी अगले वाला, इसमें से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं पेपर में, मैं बताऊँगा क्या आएगा, साथ में आपको समझा भी दूंगा, छोटा सा टॉपिक है समझने के लिए। तो every day we are exposed to large number of infectious agents, however only a few of these exposure result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most infectious and foreign agent. This overall ability to the host to the fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. And immune system are two type, innate और acquired. तो देखो यार ऐसा है, दो तरह की इम्यूनिटी आपकी बॉडी में पाई जाती है, एक तो जन्म से होती है, एक आपकी जन्म के बाद होती है, मतलब जो आपने पृथ्वी पर आने के बाद प्राप्त की है वो एक्वायर्ड होती है, और जो आप पैदा हुए हैं लेकर के वो इननेट होती है। इननेट का मतलब होता है जन्म से, एक्वायर्ड होता है उपार्जित, उपार्जित का मतलब जो तुमने प्राप्त की है पृथ्वी पर आने के बाद। तो पहले इननेट का जिक्र होगा, इननेट के एग्जाम्पल दिए जाएंगे जिनमें से सवाल आने की संभावना होती है 100%। लिखा है पहला सवाल, ये पूछेंगे कि इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, पहला ही सवाल है ये कर देना कि नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई आए सबको मारो, इनको नहीं पता किसको किससे मारना है पर मारो सबको। That is present in the time of the birth and is accomplished by the providing different type of barrier to the entry of the foreign agent into your body. And innate immunity consists of 4 type of barrier. Number 1 is the physical barrier. Number 2 physiological barrier. Number 3 cellular barrier. सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आपके आएगी स्किन। पहला सवाल, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, ये सवाल याद रखना, स्किन आपका फिजिकल बैरियर है। and the main barrier and which prevent entry of the microorganism. म्यूकस कोटिंग आपकी, ये गलती हो जाता है कभी कभी, बच्चा क्या करता है म्यूकस कोटिंग को फिजियोलॉजिकल में लगाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, म्यूकस कोटिंग को फिजियोलॉजिकल में ना लगाना, म्यूकस कोटिंग को लगाना किसमें, फिजिकल में लगाना, ध्यान से करना है सवाल, गलत होगा मुझे लगता है। फिर लिखा है कि म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग रेस्पिरेटरी, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी लाइनिंग भी सारी कवर्ड होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिन जेनेटल पाथ जो है वहाँ भी आपको मिलता है यही। एंड इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एसिड इन द स्टमक, आपके पेट में एसिड होता है, वो किसी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने देता, आपको पता ही है। सलाइवा आपके माउथ में होता है, वहाँ लाइसोजाइम्स एंजाइम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ देते हैं। टीयर्स आपके होते हैं, उनमें लाइसोजाइम होता है, वो आपका बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। आपकी बॉडी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, WBC होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। वही न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो आपकी बॉडी में क्या करती हैं, डिफेंस सिस्टम तैयार करती हैं, वो पैथोजन को फंसा के मार लेती हैं, मतलब निगल लेती हैं। ध्यान रखना इनका बहुत ज़्यादा रोल है, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है और सेलुलर टाइप का है, मतलब यहाँ पर सेल्स भाग लेती हैं डिफेंस सिस्टम में, सेल्स भाग लेती हैं डिफेंस करने में, वो भी फैगोसाइटोसिस करके मारती हैं। तो यहाँ से याद करना है कि PMNL की फुल फॉर्म पूछेंगे, दे आर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो मोनोसाइट्स बाबू ये भी एक तरह की WBC होती हैं, ध्यान रखना ये बात। एंड नेचुरल किलर सेल्स ऑफ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड। तो ये एक सवाल यहाँ पर है कि अगर ब्लड में आप इनकी बात करते हो सेलुलर बैरियर्स की, तो ये 3 याद रखना, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। बट इन टिश्यू, अगर आप टिश्यू में बात करोगे तो वी आर सेइंग मैक्रोफेज। तो अगर आप कोई कह रहा है मैक्रोफेज इज ए फैगोसाइटिक सेल, है ना, तो दैट इज प्रेजेंट इन द टिश्यू, और अगर मोनोसाइट है तो प्रेजेंट इन द ब्लड। ओके, चलो समझ लेना बात को ध्यान से, टफ सवाल है ये बहुत ज़्यादा, कभी लग रहा हो आसान। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्रिएट प्रोटीन्स कॉल्ड द इंटरफेरोन्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो प्रोटीन बनाती है जिन्हें इंटरफेरोन्स कहते हैं। ये एक ऐसी बात है कि एक जैसे तुम्हारे घर में गुंडे आए हों, तुमने किसी को फ़ोन करके बताया हो कि हमारे घर में गुंडे हैं, तो तुम अपना कुंडा बंद कर लो, तुम अपना लाइट ऑफ कर लो, बंद कर लो,
तो ये जो इंटरफेरोन्स हैं दे आर द केमिकल, दे आर द एंटी वायरल प्रोटीन। एक्चुअली ये ऑप्शन पेपर में लिखा हुआ आएगा, एंटी वायरल प्रोटीन। तो ये एंटी वायरल प्रोटीन बाबू क्या होती हैं, ये आपको इन्फेक्शन करती हैं। मतलब ये क्या करती हैं, ये आपकी बॉडी में होती हैं, ये आपकी क्या करती हैं, ये आपकी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जब आपकी दूसरी सेल को बताती हैं तो वो ये भेजती हैं इंटरफेरोन्स। ठीक है, तो इनको कहते हैं एंटी वायरल प्रोटीन। तो ये कर देना, ठीक है। नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगी कि जो इम्यूनिटी आपकी पृथ्वी पर आने के बाद आपने प्राप्त की है वो एक्वायर्ड होती है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर हम पूरा पढ़ेंगे आगे तक का, आपको एक ही बार में समझ में आएगा। तो यहाँ दो तरह की इम्यूनिटी की बात होगी आगे चल के, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों तरह की बात होगी। तो पहले हम ह्यूमोरल और दोनों सेल मेडिएटेड दोनों को समझते हैं। एक फोटोग्राफ मैंने आपके लिए लगाया है यहाँ पर, जिसको मैं समझाऊंगा, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले लिखा है ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो भैया देखो, एक्चुअली होता क्या है, कंट्रोल ऑफ फ्रीली सर्कुलेटिंग पैथोजन। ध्यान रखना, जो पैथोजन आपकी बॉडी में इधर उधर यूं ही घूम रहे हैं, टहल रहे हैं आवारा की तरह, उनको पकड़कर पीटने का काम जो होता है वो आपका होता है इनका वाला ह्यूमोरल सिस्टम का। अब ह्यूमोरल सिस्टम में होता क्या है, सीधा सीधा बहुत आसान बात है। होता ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन मतलब जो भी आपकी बॉडी में पैथोजन आया हुआ है। देखो यार, ऐसा है, पूरा पैथोजन एंटीजन नहीं होता। मतलब जैसे आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया तो वो वायरस ना एंटीजन नहीं है पूरा, उस वायरस का कुछ हिस्सा एंटीजन होता है। मतलब वो वायरस पूरा एंटीजन नहीं होता, उस वायरस का कुछ हिस्सा एंटीजन होता है। तो वो एंटीजन की बात हो रही है। वो एंटीजन शुरू में यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिखाई है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे बताता हूँ, आपकी बॉडी में होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APC। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, उसके एग्जांपल्स हैं बी सेल्स इटसेल्फ, बी सेल, और उसके एग्जांपल है मैक्रोफेज, और उसके एग्जांपल है डेंड्राइटिक सेल्स। तो दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो सबसे पहले ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती हैं, ये एंटीजन को अपनी सरफेस पर प्रेजेंट करती हैं। अब इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जैसे पर बता रहा हूँ। ये सबसे पहले एंटीजन को अपनी सरफेस पर घूमते टहलते वाले को पकड़ के पीट के उसका एंटीजन निकाल के उसे अपनी सरफेस पर दिखाती हैं। ठीक है ना, अपनी सरफेस पर शो करती हैं। इनके पास एक चीज़ होती है MHC2, उससे दिखाती हैं। तो वो एंटीजन जो है अपनी सरफेस पर शो करती होती हैं बाबू, वो पता क्या होता है, तो उसको ही दिखाती हैं टी हेल्पर सेल को। टी लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं, एक TH एक TC। तो ये टी हेल्पर या T4 सेल को दिखाती हैं कि भैया देख लो ये है ऐसा। तो इसको ये दिखाएगी, इसको टी हेल्पर देख लेगी। फर्दर टी हेल्पर देखने के बाद क्या करती है, वो बी सेल को एक्टिवेट करती है। तो मान लो ये टी सेल इधर दिखाई हुई है, ये टी सेल, ये लिखा है एक्टिवेट हेल्पर टी सेल को, और हेल्पर टी सेल जो है वो बताती है ये बात बी सेल को। तो ये बात फाइनली बी सेल तक पहुंच जाती है। यहाँ लिखा है कि a B cell bind to the antigen for which is specific a T dependent B cell required cooperation with the TH cell. B cell proliferates and some progeny become plasma cell. तो अब होगा क्या कि जब टी हेल्पर सेल बी सेल को बता देगी कहानी की ऐसा एंटीजन है, तो बी सेल क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी, और प्रोलिफरेट करने के बाद वो बनाएगी मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। मेमोरी और प्लाज्मा, तो मेमोरी तो बन के रखी गई, छोड़ दो इसे, तो भूल जाओ, ये बाद में काम आएगी। पर प्लाज्मा सेल क्या करेंगी, दे विल प्रोलिफरेट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी, लगातार एंटीबॉडी बनाती रहती हैं। ये एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती हैं, ये जाती हैं इधर उधर टहलती हैं फ्लूइड के अंदर, और वहाँ जा कर के ये एंटीजन ट्रैप करती हैं। इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा आगे कि एंटीजन कहाँ ट्रैप होते हैं। तो लिम्फ नोड्स वगैरह जो होती है वहाँ पर आपके एंटीजन ट्रैप होते हैं, वहाँ पर उन्हें न्यूट्रल किया जाता है। ठीक है, और मेमोरी सेल रखी गई, अगर भविष्य में सेम एंटीजन दोबारा आया तो मेमोरी सेल बिना टेंशन के फटाक से प्लाज्मा सेल बना देंगी और तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इधर वाली कहानी की, अगर मान लो कि जो आपका वायरस है, जो पैथोजन है आपका, वो अगर टहल नहीं रहा है, इधर उधर घूम नहीं रहा है, वो अगर छुप के बैठा है, जैसे लिखा है कि एक्सपोजर टू इंट्रासेलुलर एंटीजन लिखा है। देखो इस वर्ड को ध्यान से देखना, अगर एंटीजन इंट्रासेलुलर है तो भैया फिर तो प्रॉब्लम है, तो वो निकलेगा नहीं। तो उसको जो सेल होती है वो दिखाती है बाहर। ठीक है, वो APC है बन गई, फिर वो जो सेल है जिसमें भी इन्फेक्शन है वो APC की तरह उसको शो करती है बाहर। उसके पास एक चीज़ होती है MHC1, उससे वो दिखाएगी। उससे दिखाने के बाद वो साइटो TC सेल को दिखाया जाता है।
टी साइटोटॉक्सिक सेल को शो करते हैं। और वो टी सी सेल क्या करती है फिर फर्दर, देखो ध्यान रखना, छुपे हुए की बात हो रही है, जो छुप के बैठा है उसकी बात हो रही है। वो टी साइटोटॉक्सिक को दिखाया जाता है, टी साइटोटॉक्सिक फर्दर क्या करती है देखो। टी सेल बाइंड टू द एमएचसी एंटीजन, टी सेल बाइंड करेगी एमएचसी से, एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल कोई भी हो सकती है बॉडी की आपकी, उस पर जाएगी टी सेल, वो भी टी साइटोटॉक्सिक की बात हो रही है, टी सी, एंड एक्टिवेटिंग द टी सेल विद इन साइटोकाइन रिसेप्टर, और वो एक्टिवेट हो जाएगी टी सेल। एक्टिवेटेड टी सेल क्या करेगी पता है क्या, उसके पास ना कई तरीके होते हैं, वो ना कुछ केमिकल निकाल देगी, ठीक है, और वो केमिकल जा करके उस सेल को मार देंगे, ठीक है, जैसे कि ये दिखा रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर ये टी सी सेल जाएगी खुद, टी सी सेल खुद जाएगी और ये बनाती है परफोरिन्स, परफोरिन्स को कहते हैं शायद ग्रेंजाइम भी इनको कहते हैं। तो ये परफोरिन्स जाएंगे और परफोरिन्स पहुँचेंगे यहाँ पर और ये सेल को छेद कर देंगे, पोर कर देंगे, इससे सेल किल हो जाएगी और फाइनली जो है वो आपका जो एंटीजन है वो बाहर आ जाएगा। तो लिखा है CD8 सेल, ये CD8 सेल पता कौन सी है, ये वही है, TC सेल को ही कहते हैं CD8, जैसे टी हेल्पर को CD4 कहते हैं, इसे कहते हैं CD8। CD8 सेल बिकम साइटोटॉक्सिक, ये साइटोटॉक्सिक होगी, अब ये मारेगी टी लिम्फोसाइट CTL एबल टू इंड्यूस एपोप्टोसिस ऑफ टारगेट सेल, मतलब ये एपोप्टोसिस का मतलब होता है मार देगी, तो ये जा करके वहाँ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इंड्यूस कर देगी उसकी, और उसकी सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये सीधा ऐसा काम होता है। इसकी भी मेमोरी होती है, मेमोरी दोनों की होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम में आप समझ लो बात क्या है, इस सिस्टम में दो केस हैं, एक तो सेल मेडिएटेड है, सेल मेडिएटेड तो मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो साइटोटॉक्सिक सेल है, जो टीसी किलर सेल जो मारती है जाकर के, वो खुद ही जा रही है मारने के लिए, और एक तरफ कहानी ये हुई है कि उसने एंटीबॉडी बनाई है। तो एंटीबॉडी बनाने वाला जो सिस्टम है वो ह्यूमोरल है, और जहाँ सेल खुद काम करती है वो सेल मेडिएटेड सिस्टम है। इतना यहाँ बताया भी नहीं गया है, ये थोड़ी ज़्यादा बात होगी, पर एक बार देख लो लिखा क्या है। लिखा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज ए पैथोजन स्पेसिफिक, पहला लाइन, जैसे वहाँ तो नॉन स्पेसिफिक था ना पीछे, तो इसमें ध्यान रखना कि जो ये वाली है ये कैसी है, पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब हर बार अलग अलग एंटीजन आएगा तो हर बार अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनती है, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। उनका जो एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है, ये बार बार जो नीला पीला दिख रहा है ना, ये बस ये हमेशा बदलता है, नीचे वाला कांस्टेंट रहता है, मतलब अलग अलग एंटीजन के लिए चेंज जो होता है ना, वो इस वाली साइड में होता है, नीचे वाली में नहीं होता। लिखा है इट इज कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी, इसकी मेमोरी होती है, ध्यान रखना इस बात का भी। एंड दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or a monastic response. तो ये ध्यान रखना भैया, दूसरे रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, पहला रिस्पॉन्स नहीं, दूसरा रिस्पॉन्स जो होता है उसमें तेज़ी से काम होता है, मेमोरी पहले से बनी होती है, तो इसको एनामनास्टिक और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मैं बता दूं ऐसे ही फालतू बात है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले IgM बनती है और फिर आपकी सेकंड रिस्पॉन्स में पहले बनती है IgG, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। फिर ये है कि दिस इज डिस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी immune response are carried out with the help of the two special cell, that is the B lymphocyte और T lymphocyte। फिर लिखा है कि द B lymphocyte produce an army of proteins, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, एंटीबॉडी को कहते हैं immunoglobulins, they are the proteins, and in response to pathogen or blood to fight with them, these protein are called antibodies and the T cell themselves do not secrete। देखो T cell तो खुद नहीं करती कुछ, T cell पर हेल्प करती है, तो T cell do not secrete antibody but they help the B cell। एंड ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 4 पेप्टाइड होते हैं, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन होती हैं, इसलिए इसको H2L2 बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, जैसे कि IgA MEG D यहाँ D नहीं है पर D भी बनती है। अ कार्टून ऑफ द एंटीबॉडीज गिवन इन फिगर, फोटो देख लो ध्यान से, इस फोटो से सवाल बताऊंगा। ये फोटो जो दिखाई दे रहा है इसमें भैया छोटे सवाल ये हैं, जो आपकी लॉन्ग चेन है 2, ये आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। लाइट चेन ये छोटे वाली बड़े वाली से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ये सवाल हैं। एक जो लॉन्ग चेन है उसमें आप देखो 1 2 3 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा चेन जो आपकी हैवी वाली चेन है ना, इसमें ना 4 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ध्यान रखना। और आपकी जो छोटे वाली है उसमें 2 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये ध्यान रखना। वेरिएबल रीजन कहते हैं, नीले पीले वाला जो है वो वेरिएबल रीजन है, मतलब वो बार बार बदल सकता है अलग अलग एंटीबॉडी के लिए, अलग अलग एंटीजन के लिए। नीचे वाला रीजन ये रेड वाला ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रीजन है, ऑरेंज वाला भी, ये बदलता नहीं है, ठीक है।
तो ये है एंटीबॉडी इस पर। ये वाली जो है आपकी एक सिंपल सी एंटीबॉडी IgG है ये मान लो। तो इसकी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मोनोमेरिक होती है ये। इसको मोनोमेरिक अगर कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मोनोमेरिक एंटीबॉडी 2 एंटीजन से एक बार में जुड़ सकती है ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, IgM पेंटामेरिक है। जैसे ये 2 से जुड़ते हैं तो IgM सबसे बड़ी होती है, 10 से जुड़ सकती है वो। लिखा है कार्टून ऑफ एंटीबॉडी गिवन दिस फिगर बिकॉज दिस एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड एंड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. This is one of the two type of required immune response, antibody mediated, and the second type is called as a cell mediated, and the T lymphocyte mediates CMI. Very often when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail हो जाते हैं, जब आपकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, सीधा सवाल है बस अगले पेज पर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान आपको ये कह रहे हैं कि यदि ग्राफ्टिंग हो रही होती है तो ग्राफ्ट अगर रिजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी ने तो कौन सा इम्यून सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सीधा सवाल है। ये लाइन याद कर लो कि सेल मेडिएटेड सिस्टम जो आपका है ना, वो ही सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, वही बताता है कि आपका, वही बताएगा कि भैया तुम्हारा नहीं है, वो रिजेक्शन कर देगा इसका। तो ये ध्यान रखना, CMI रिजेक्ट द ग्राफ्ट। इसी के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ रखा है, साइक्लोस्पोरिन A ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस से निकाली जाती है ना, ऐसे और भी है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब आसान सी बातें हैं, देखो यार ऐसा सीन है, अगर आपकी बॉडी में घुसा एंटीजन तो आपने जो पीछे पूरा सिस्टम पढ़ा है ना वो चलेगा। एंटीजन आएगा, फिर आपकी T सेल एक्टिवेट होगी, वो B सेल को एक्टिवेट करेगी, फिर B सेल प्लाज्मा सेल बनाएगी, फिर एंटीबॉडी बनेगी। इट विल टेक 5 days और मोर 6 days, ठीक है। ये हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर मान लो आपको सीधे एंटीबॉडी दी जा रही है किसी एंटीजन के खिलाफ, मान लो किसी को कोविड हुआ है तो उसको सीधे बाहर से अगर कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनवा के लगा देते हैं बाहर से, तो वो पैसिव इम्यूनिटी हुई, उसकी मेमोरी नहीं बनेगी। मेमोरी बनेगी जब आपको एक्टिव, मतलब जब आपकी बॉडी में एंटीजन जाएगा, मेमोरी तभी बनेगी। पैसिव इम्यूनिटी कोई मेमोरी नहीं होती, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी दी जाती है, एंटीजन नहीं। When a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe or other proteins, antibody are produced in the host body. This type of immune system called active immunity. Active immunity is slow, ये नीट में आएगा. It takes time to give full effective response. Injecting the microbe deliberately. अगर आपको लगातार इम्यूनाइजेशन के दौरान इम्यून, मतलब जब आपको वैक्सीनेशन होता है तो उस समय लगातार अगर आपको बार बार एंटीजन दिया जाता है इम्यूनाइजेशन, तो एंटीजन जब दिया जाएगा तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ मेमोरी बना लेती है, ऐसा लिखा है। इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एन एक्सेस टू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, जब आपको रेडीमेड बनी बनाई बाहर से बनवा करके एंटीबॉडी डायरेक्टली आपको दी जाती है फटाक से, तो आपको पैसिव इम्यूनिटी मिल जाती है। इसी तरह से माँ का पहला दूध जिसका नाम कोलेस्ट्रम होता है, वो माँ का पहला दूध क्या रखता है, एंटीबॉडी रखता है IgA। सिक्रेटरी एंटीबॉडी का नाम पूछेंगे, आप बताओगे IgA इज अ सिक्रेटरी एंटीबॉडी, आंसर है ये। तो ये आपकी माँ के फर्स्ट मिल्क में होता है, जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देता है उस टाइम पर, क्योंकि शुरुआत में बच्चे का जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो लोग काम नहीं करता 1.5 साल तक, लगभग 2 साल तक, 1-1.5 साल तक तो करता ही नहीं है। तो उसको बचाने के लिए माँ का मिल्क बहुत जरूरी होता है। लिखा है कि द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा। तो वो IgG है जो प्लेसेंटा से बच्चे को मिलती है, वो होती है IgG। एंड दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो है ना, ये दोनों के दोनों नेचुरल पैसिव में आएंगे, माँ का दूध भी और प्लेसेंटा से भी जो आई है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है भाई। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, तो भैया देखो ऐसा है, इसको आप ध्यान से समझ लो। वैक्सीनेशन अगर करना है आपको, इम्यूनाइजेशन करना है अगर आपको, मतलब देखो ऐसा है, इम्यून सिस्टम को जो एक्टिवेट कर दे दैट इज़ द इम्यूनाइजेशन, ये ध्यान रखना। तो अगर आपको वैक्सीनेशन करना है तो आपको बॉडी में किसी भी तरीके से एंटीजन डालना ही पड़ेगा। या तो आप पूरा का पूरा वायरस डाल दो, ठीक है ना, उसकी शक्तियाँ कम कर दो और आपकी बॉडी में डाल दो, या फिर आप वायरस का वो पार्ट जो एंटीजेनिक पार्ट है, एंटीजेनिक पेप्टाइड जिसे कहते हैं, वो डाल दो बायोटेक्नोलॉजी से बनवा के। मतलब आपको वो डालना ही पड़ेगा जो एंटीजन है, जब आपकी बॉडी में हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं तब, ठीक है। लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी एंड द इम्यून सिस्टम इन वैक्सीनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन और इंट्रोड्यूस। तो ये इनएक्टिवेटेड या अटेन्यूएटेड लिखा हो, अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर कॉल्ड एज द वैक्सीन and they are introduced and in the body. The antibody produced in the body against these antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cell. देखो वैक्सीन से बनेगी दोनों, क्योंकि वैक्सीन जाएगी अंदर, वो एंटीजन है, B सेल और T सेल बनेंगी
और फिर फर्दर उसकी मेमोरी बनेगी। तो मेमोरी जब बनेगी तो आपको पता ही है, भविष्य में यदि सच में कोई आपकी बॉडी में एंटीजन घुसेगा तो आपकी बॉडी उसे फटाक से मार देगी। इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब विद क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। मान लो अगर किसी को ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है जिसमें कि उसे तुरंत प्रभाव से एंटीबॉडी की आवश्यकता है, जबकि आपका इम्यून सिस्टम 5 दिन ले लेगा बनाने में, तो भाई ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे, जैसे कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे, या तो एंटीबॉडी कहते हैं उसको, या तो फिर कहेंगे एंटीटॉक्सिन। वो भी एंटीबॉडीज ही होती है। क्यों कहते हैं एंटीटॉक्सिन? एक्चुअली जैसे मान लो आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाएगा आपकी बॉडी में जिससे आप बीमार होंगे। उस टॉक्सिन को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी होती है उन्हें एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ATS है, एंटी टेटनस सीरम, तो ये ATS इज एंटीटॉक्सिन, ध्यान रखना बाबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात। एंड इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, एंड स्नेक बाइट हुई, मान लो सांप ने काट लिया, तो ऐसा तो नहीं वेट नहीं कर सकते ना, तो उसमें भी आपको यही देना पड़ेगा, एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है ना बाबू, जिसे पैसिव इम्यूनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ सवाल आएगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सी वैक्सीन बनाई है? मार्क कर लो, RDT से हमने ईस्ट के अंदर, और मे बी आई थिंक हेपेटाइटिस बी लिखा था कहीं, ये रहा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को बनाया है। वो आपको पता ही है बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो हमने पढ़ा रखा है। तो ये सवाल यहाँ डायरेक्ट पूछेंगे, मार्क कर लेना, याद आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? मैं सीधे सीधे बताता हूँ एलर्जी क्या है। एक लाइन में ऐसे समझना आप एलर्जी को। मान लो ये आपकी बॉडी का कुछ पार्ट है, टिश्यू, और यहाँ आपकी बॉडी में एलर्जी हो रही है, लाल हो रखा है, सूजन आ रखी है, ऐसा कुछ है। तो हुआ पता क्या है? हुआ ये है कि ये ब्लड वेसल्स हैं आपकी यहाँ पर, इन ब्लड वेसल्स में जब इन्फेक्शन हुआ होता है, यहाँ किसी भी तरह का इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो या एलर्जिक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी शो करती हो, तो यहाँ पर आपका जो मास्ट सेल्स होती हैं, जो बेसोफिल्स होती हैं, वो हिस्टामीन नाम का कंपाउंड बनाती हैं, सीरोटोनिन बनाती है। तो हिस्टामीन क्या करता है बाबू? हिस्टामीन जो है वो वैसोडाइलेटर होता है। वो वैसोडाइलेटर है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी। सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, छोटा करता है। तो ये काम दोनों करते हैं, वैसोडाइलेट और वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट। तो वैसोडाइलेट हो जाएंगी तो ब्लड वेसल्स हो जाएंगी चौड़ी। तो जब आपको ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएंगी तो यहाँ ज़्यादा ब्लड होगा, ज़्यादा ब्लड के साथ ज़्यादा WBC आएंगी, ज़्यादा WBC आएंगी और ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएंगी। तो जो फ्लूइड है ब्लड वेसल्स का, मतलब जो ब्लड का जो फ्लूइड है, प्लाज्मा, वो रिस्क के निकल के इस ब्लड वेसल से बाहर टिश्यू फ्लूइड में आना शुरू हो जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ सूजन आ जाएगी, और यहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, और यहाँ पर आपका दर्द होगा, पेन होगा। इसी बात को हम एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ रेडनेस है, रूबर कहते हैं रेडनेस को, कोलर डोलर या सूजन है या फिर पेन है, दैट इज़ अ एलर्जिक रिस्पॉन्स, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन वगैरह, जो सिक्रेट करती है मास्ट सेल और बेसोफिल्स। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, wheezing एंड नो एक्सप्लेन रीजन, एंड व्हेन यू स्टे अवे योर सिम्टम डिसअपीयर्ड। And did this happen to you? Some of the sensitive to or some particle in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergic pollen mites. गाँव में जाओगे तो वहाँ पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो आपको एलर्जी कर सकते हैं। द एग्जीगरेटेड रेस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं इसे। द एग्जीगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड द एलर्जी। तो ये आप मार्क कर लेना बाबू, ये सवाल है। Regard the substance to which such an immune response is produced are called allergen. The antibodies produced or to these are IgE type. इस तरह के रिस्पॉन्स में IgE टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। और यही सवाल मेरे को लगता है नीट का लेवल यही है, बस इतना ये पूछ लेंगे यहाँ से। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जन, एलर्जन के कुछ एग्जाम्पल हैं, डस्ट है, पोलन है, एनिमल डेंडर है। सिम्टम ऑफ एलर्जी रिएक्शन में स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, ये सब होता है। एलर्जी जो है वो ये लाइन नीट में आएगी कि एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द केमिकल हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो यही एक सवाल है जो मुझे पता है आएगा यहाँ से। फिर पूछेंगे कि एंटी एलर्जी जो दवाइयाँ हैं वो क्या होती हैं, तो आपको एंटी हिस्टामिन या एड्रेनालिन दिया जाता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि इसके रिस्पॉन्स को कम करते हैं। फिर लिखा है कि आज की तारीख में ज़्यादातर लोग एलर्जेंस के शिकार होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बिगड़ गया है। तो थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में ना रहें, थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर घूमे जाएं और मिले भी मतलब लोगों से, या फिर जो खेत में भी जाएं कभी कभी, तो आपको यूज टू होना होता है उसके लिए। तो ये बात है।
फिर है ऑटो इम्यूनिटी, लिखा है मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। मतलब याद ध्यान रखना कि आपकी बॉडी को ना पता होता है कि मेरी सेल कौन सी है, मेरी कौन सी नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी ना ये भूल जाती है, मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती, तो आपकी बॉडी आपके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में सीधा सवाल बता रहा हूँ, याद करना है ये लाइन, सम टाइम ऑफ ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल एंड दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। बस सवाल याद कर लो। और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको मायस्थीनिया ग्रेविस वगैरह भी मिलेंगे। तो आपको किताब में जहाँ जहाँ भी लिखा मिले कि भैया ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी है, हाशीमोटो भी है, हाशीमोटो डिजीज़ यहाँ तो दी नहीं है वो, लेकिन यहाँ तो बस ये रूमेटॉइड दिया है, तो आप इसी को पहले याद करो, बाकी बातें बाद में करेंगे ना। तो ये सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। बस नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो लिखा है बॉडी में इम्यून सिस्टम कहाँ कहाँ होता है, बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, कैसे आपका इम्यून सिस्टम एंटीजन को पकड़ता है, कहाँ पकड़ता है, ये वाली बातें यहाँ बताई गई हैं। देखो लिखा है कि आपका सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सवाल है। लिखा है कि दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन मतलब बी सेल टी सेल एंड मैचुरेशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। तो ये ध्यान रखना, बी सेल और टी सेल का ओरिजिन और मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन यहीं पर होता है, इन लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और बोन मैरो एंड थाइमस वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट। तो ये सवाल है भाई, इमेच्योर लिम्फोसाइट यहाँ इन जगहों पर ये ध्यान रखना, मेन ऑर्गन है, इनमें डिफ्रेंशिएट करती हैं और एंटीजन सेंसिटिव बनती हैं। जबकि बताऊँ मैं, बी सेल जो नाम है वो बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक ऑर्गन है बर्ड में, उसके नाम पर है, और टी सेल थाइमस के नाम पर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। टी सेल जो है वो थाइमस में आके मैच्योर होती है एंड आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आप सेकेंडरी के एग्जांपल याद करने हैं, जैसे कि स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भैया ये ध्यान रखना, ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, डिओडिनम इलियम और डिओडिनम जेजुनम इलियम, तो वहाँ इलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पुराना सवाल है बहुत ज़्यादा। एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। तो मतलब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये सारे के सारे इन जगहों पर ना इंट्रैक्शन होता है लिम्फोसाइट का और एंटीजन का, वो मिलते हैं दोनों, बदमाश और पुलिस, विच दैन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। उसके बाद वो बन जाती हैं इफेक्टर सेल्स, ठीक है ना। तो नीचे बताया है कि द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। पहला सवाल, बोन मैरो जो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ पर सारी ब्लड सेल्स जितनी भी होती हैं वो लिम्फोसाइट के साथ साथ प्रोड्यूस होती हैं, सारी लिखा है, सारी यहीं बनती हैं, ठीक है। द थाइमस इज लॉब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ये पोजीशन हो सकती है, पूछ ले कोई, मुझे लगता है पूछेंगे। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ये स्टेटमेंट आएगा नीट में, धीरे धीरे थाइमस रिड्यूस होता चला जाता है, इसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है कभी कभी। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है और प्रोलिफरेशन भी होता है। द स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप ऑर्गन, स्प्लीन पैनक्रियाज के पास होता है, बीन शेप होता है, उसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, फैगोसाइट्स भी होती हैं, और वो फिल्टर भी होता है ब्लड बोर्न पैथोजन का। तो ब्लड बोर्न पैथोजन जो है उनको ट्रैप कर लेता है स्प्लीन, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। कभी कहो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, इतना ही पता हो, इतना तो पता हो, पर ये भी पता हो कि यार ये क्या करता है, फिल्टर भी बन जाता है, जो इधर उधर टहल रहे होते हैं ना पैथोजन, उनको पकड़ लेता है वहाँ पे, पकड़ो, और फिर आती है पुलिस, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज। स्प्लीन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट, तो ये बताइए आरबीसी को स्टोर करता है। द लिम्फ नोड, ये भी सवाल है, लिम्फ नोड जगह जगह पे आप देखोगे लिम्फेटिक सिस्टम पूरा है, इसमें जगह जगह इस तरह के ब्लू कलर के बने हुए डॉट्स, तो ये जो है पूरा का पूरा लिम्फ नोड्स हैं। तो इन पे ना पता क्या होता है, घूमता हुआ लिम्फ में घूमता हुआ जो पैथोजन है वो यहाँ ट्रैप हो जाता है इन जगहों पर। लिखा है द लिम्फ नोड है स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ and tissue fluid. Antigen trapped in the lymph node are possibly or are responsible for the activation of lymphocyte. भाई वही क्या है ना, वहाँ लिम्फ नोड पे एंटीजन मिलेगा, उसकी वजह से लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगे और फिर सारा सिस्टम जो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड पड़ा है, मतलब ह्यूमरल वाला, वो एक्टिव हो जाएगा, ह्यूमरल वाला। देयर इज ए लिम्फोइड टिश्यू दैट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द गट। तो ध्यान रखना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जो उसकी जो लाइनिंग है म्यूकोसा, उसके नीचे लेयर है, वहाँ पर आपको बहुत सारा इम्यून सिस्टम का पार्ट मिलेगा, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट की फुल फॉर्म पूछेंगे, बता देना,
50% होता है टोटल का, ये पूछेंगे, बता देना, 2 सवाल बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है एड्स, लिखा है द वर्ड एड्स फॉर द स्टैंड फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये तो सबको पता होता है और इसकी फुल फॉर्म वगैरह पता है, तो ये ईयर याद कर लेना। सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज सिम्टम एंड एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। लग मोंटैग्नियर नाम के साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल मिला है और इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को देखा था उस समय पे, पता नहीं कहाँ अमेरिका की कहानी है, तो वो तो जाननी नहीं है। नीचे लिखा है कि एड्स जो है वो HIV से होता है, HIV की फुल फॉर्म पता हो, इसका दूसरा नाम HTLV है, ठीक है। एंड मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस रिट्रोवायरस, ये पता होना चाहिए भाई। जिन वायरसेस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA जेनेटिक मटेरियल होता है उन्हें रिट्रोवायरस कहते हैं। ये सवाल आएगा पेपर में, ठीक है बाबू, ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे कैसे होता है, यार ये सब तो पढ़ लोगे आपको पता ही है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ये ज़रूर ध्यान रखना, माँ से बच्चे में जाता है और प्लेसेंटा से चला जाएगा, ये पता कर लेना। फिर यहाँ भी सब बातें लिखी हुई हैं तो आपको पता ही है, पढ़ लेना कैसे कैसे फैलता है, कैसे बचना है, क्या होता है, तो सबको पता है, एक बार पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको काम की बात बताऊँगा, ये है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। इस इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखा हुआ है कि कैसे इन्फेक्शन एक्चुअली होता कैसे। तो होता ये है कि आपको जानना ये है कि जो वायरस होता है, मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, वायरस एक्चुअली होता है ऐसा कि उसके ऊपर प्रोटीन के कवर्स होते हैं। पहले ग्लाइकोप्रोटीन का कवर होता है, उसके बाद एक और प्रोटीन का कवर होता है, उसके बाद और प्रोटीन कवर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA की 2 कॉपी होती हैं, साथ ही साथ इंटीग्रेज RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम भी इसके पास पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 2 कॉपी होती हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA की, बाहर प्रोटीन्स के कवर होते हैं और यह है वायरस। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके ऊपर जो बाहर पैप्यूमर्स होते हैं वहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी हुई रहती हैं, जिनको GP120 कहते हैं, और ये स्टॉक है इसको GP41 कहते हैं, और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो होता ये है कि जब भी आपकी बॉडी में आता है तो ये मैक्रोफेज को मिल जाता है और ये मैक्रोफेज के अंदर एनगल्फ कर लेती है, मैक्रोफेज के अंदर घुस जाता है। तो ये मैक्रोफेज के अंदर जा करके करता क्या है, अपना प्रोटीन का कवर बाहर छोड़ देता है और साथ ही साथ अगर अंदर ले भी गया तो इसके पास एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज, उससे डिलीट कर देता है उसको, बच जाता है RNA। तो ये वायरस का RNA अब सेल के साइटोप्लाज्म में है, ध्यान रखना। इसके पास खुद का एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उससे बना लेगा वायरल DNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा ये, इस प्रोसेस को टैमिनिज्म भी कहते हैं, और ये बना लेगा DNA। अब बन गया DNA भाई, और DNA जाएगा और इंटीग्रेज नाम के एक एंजाइम से, जो ये लेके आया खुद ही, बड़ा तेज है, और ये जा करके वायरस का DNA जुड़ जाएगा तुम्हारे जीनोम में, और फिर ये तुम्हारी सेल क्या करेगी, वायरस RNA को बनाएगी दोबारा से। अब वायरस का RNA की कॉपियाँ पे कॉपियाँ बनेगी, फिर वायरस की प्रोटीन बनेगी, फिर दोनों असेंबल होंगे और फिर सेल के अंदर बहुत सारे वायरस बन जाएंगे सेम, फिर बाहर निकलेंगे और फिर दूसरी सेल्स पर अटैक करेंगे, ठीक है। अब बात मुद्दे की ये है कि ये इस तरह से क्या करते हैं, ये जा करके T हेल्पर सेल पर अटैक करते हैं। अब बाबू T हेल्पर होती हैं, T हेल्पर इंपॉर्टेंट है भाई, T हेल्पर के बिना तो इम्यून सिस्टम गया आपका। तो जब आपका T हेल्पर पर अटैक होगा, धीरे धीरे T हेल्पर की संख्या कम होगी, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। समझ आई ना, ये है इंपॉर्टेंट बात। फिर आगे देखते हैं, यहाँ लिखा क्या, अगले पेज पर लिखा है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी द पर्सन द वायरस एंटर द मैक्रोफेजेस। तो ये सवाल है जहाँ पर RNA जीनोम जो है वो रेप्लिकेट करता है और DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, एंड वायरल DNA जो है वो होस्ट के DNA में घुस जाता है, जाकर के वहाँ वायरस पार्टिकल फॉर्म करवाता है। मैक्रोफेज लगातार इसे बनाती रहती है, तो इसलिए उसे HIV फैक्ट्री कहते हैं। मुझे लगता है ये सवाल पेपर में आना चाहिए कि HIV फैक्ट्री कौन है, मैक्रोफेज है। इसी के साथ साथ HIV वापस से T लिम्फोसाइट में अटैक कर देता है, T हेल्पर पर अटैक करता है, और फिर धीरे धीरे T हेल्पर की मात्रा कम हो जाएगी और फिर आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा। सवाल समझ गए क्या है, ये होता है। फिर यहाँ से एक सवाल ये आता है कि जब इस पीरियड में आपको दूसरी तरह की बीमारियाँ जैसे कि फीवर, डायरिया, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ बॉडी में माइकोबैक्टीरियम वायरस और फंजाई और प्रोटोजोआ पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा, ये प्रोटोजोआ है, ये अटैक कर देते हैं टॉक्सोप्लाज्मा। माइकोबैक्टीरियम जो टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोजी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो माइक्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन होता है और टॉक्सोप्लाज्मा वायरस का फंजाई का इन्फेक्शन हो जाता है। ये सवाल नीट में आ जाएगा, ठीक है, ये सवाल है। फिर धीरे धीरे बॉडी जो है 10-12 साल में इसका सिम्टम सामने आते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। यहाँ से याद करना है आपको कि HIV का टेस्ट कैसे करते हैं। तो HIV टेस्ट जो एड्स टेस्ट है वो एलाइजा से करते हैं।
एलाइजा जो है वो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असाई। सवाल बन सकता है एंजाइम एलाइजा किस पर बेस्ड है। एलाइजा जो है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग पर बेस्ड है। किस पर? वेस्टर्न ब्लोटिंग पर। अब ये नहीं पूछना ही क्या है, कर देना पेपर में आया तो, ठीक है। और दवाइयाँ होती हैं एड्स के लिए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स वगैरह होती हैं, तो वो थोड़ा बहुत काम करती हैं, बाकी नहीं करती ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो भैया प्रिवेंशन पढ़ लेना, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये लाइन पूछ लेते हैं कभी कभी। और ये NACO नाको की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। और बाकी सब तो आप पढ़ ही लोगे, कैसे कैसे हो सकता है, इससे कैसे कैसे बचना चाहिए, ठीक है ना, ये पढ़ लेना जरूर, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज। तो ये पहली लाइन तो बहुत बार आई हुई है कि कई पेपर पूछते हैं छोटे मोटे इसको कि कैंसर इज द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज, तो सही कर देना इस स्टेटमेंट को। Human being and is major cause of death all over the globe. More than 1 million of Indians suffer from this cancer, as a large number of them die from it annually. The mechanism thus that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. अब यहाँ से कैंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट सवाल हैं, सीधे सीधे पूछे जाएंगे। मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे यहाँ लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको तो फिर, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cell, the breakdown of these regulatory mechanism. Normal cell show a property of contact inhibition. ये सवाल आएगा। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये सेल कॉन्टैक्ट कर रही है दूसरी सेल को तो कंट्रोल करती है कि ग्रोथ ना कर, ठीक है। पर वह कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसी वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। लगातार डिवाइड करते हैं, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती हैं। ट्यूमर दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो है वो उसी लोकेशन पर रहता है, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो इधर उधर फैलता है बॉडी में, ठीक है। ध्यान रखना ये सवाल, अगर आपकी मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो वहाँ से टूट करके बॉडी में अलग अलग जगहों पर पहुँचती रहती हैं। तो यहाँ से सवाल बनेगा कि जो सेल्स स्लाउड ऑफ फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड एंड वेयर एवर देयर get lodged in the body, they start a new tumor that is called as the metastasis। और ये बढ़िया तगड़ा सवाल यही है, मेटास्टेसिस क्या है। मैलिग्नेंट कैंसर की सेल्स का बॉडी के दूसरी जगहों पर पहुंचना ही कहलाता है मेटास्टेसिस। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कैंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, नियोप्लास्टिक सेल। नॉर्मल सेल का नियोप्लास्टिक सेल यानी कैंसरस सेल्स में कन्वर्जन हो जाता है, जो किस तरह से होता है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं कार्सिनोजेंस। कुछ भी हो, फिजिकल हो या कुछ भी हो, उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं जो कैंसर को कोज करते हैं। यहाँ लिखा है कुछ चीज़ें जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरेज, ये मार्क कर लेना बेटा, और गामा रेज, दे आर आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग में आएगा यूवी, दैट कोज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको जैसे कि अल्फा बेंजोपायरिन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। कैंसर कोजिंग वायरसेस कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ओंकोजीन। तो कुछ कैंसर कोजिंग वायरस होते हैं, उनके पास ना वायरल ओंकोजीन्स होती हैं। वो क्या करते हैं, वो जीन तुम्हारी बॉडी में घुसा देते हैं इन्फेक्शन करके। वायरल ओंकोजीन तुम्हारी बॉडी में जाएंगी और जा करके वहाँ कैंसर कोज करेंगी। इसी तरह से तुम्हारी बॉडी में खुद में भी पहले से ही कुछ जीन्स होती हैं जो कि किसी सर्टेन कंडीशंस में कन्वर्ट हो करके कैंसरस हो सकती है। तो ये लिखा है कि फर्दर मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सी ओंक प्रोटोओंकोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सच कंडीशंस दे लीड टू ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है। चलिए, लिखा है कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे कैसे करते हैं, बस यहाँ से मार्क कर लो कि अगर मान लो ब्लड कैंसर है तो उसके लिए ब्लड और बोन मैरो को, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ब्लड कैंसर है तो ल्यूकीमिया कहलाता है, ये मार्क कर लेना। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि सेल काउंट्स बढ़ जाता है, ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ जाता है। और फिर नीचे लिखा है कि बायोप्सी में क्या करते हैं। बायोप्सी में जो कैंसरस टिश्यू होता है उसको लेते हैं, उसको लैब में ले जा करके टेस्ट करते हैं, वहाँ बताते हैं कि कैंसर है नहीं है। या फिर रेडियोग्राफी टेक्निक जो एक्सरे यूज़ करती है। ये सवाल है कि रेडियोग्राफी क्या यूज़ करती है, एक्सरे। सीटी टोमोग्राफी, सीटी स्कैन क्या यूज करता है, एक्सरे। एमआरआई एंड आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर द इंटरनल ऑर्गन। तो ये सवाल है कि इंटरनल ऑर्गन कैंसर कैसे डिटेक्ट करते हैं।
सीटी क्या यूज करता है, एक्सरे यूज करता है, और जो कि 3D इमेज बनाता है, ये सवाल बनेगा। एमआरआई क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और यूवी मैग्नेटिक फील्ड और यूवी यूज करता है और एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। अगर आपको एक्यूरेटली पूछ लिया ना तो एमआरआई लगाना, इंटरनल ऑर्गन का पूछा, लिविंग टिश्यू का तो बताना एमआरआई, अगर वैसे पूछा तो तीनों है, ठीक है। फिर लिखा है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, या फिर आप बाहर से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह बनवा करके कैंसर स्पेसिफिक सेल, यानी कि इम्यूनोथेरेपी है एक तरह की है, इसमें यूज कर सकते हो। वो जा करके आपकी बॉडी में जहाँ कैंसर होगा वहाँ जा करके चिपक जाएंगी, फिर उसको आप डिटेक्ट कर लो और आपको पता लग जाएगा बॉडी में कहाँ जा करके वो लगी हैं, कहाँ कैंसर जनरेट हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उन जीन का पता लगा ले जो जीन कैंसरस होती हैं, मतलब सी ओंक जो है प्रोटोन जीन्स हैं उनका पता लगा सकते हैं हम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में हमें पता है कौन सी प्रोटोन के जीन्स हैं। अगर वे हैं तो हम उस आदमी को ये सलाह दे सकते हैं कि भैया थोड़ा उस सामान से, तम्बाकू वगैरह जो होते हैं उनसे दूर रहना, ठीक है ना। ये सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर ससेप्टेबल। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आपको मिलेगा द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। आपको पता है इम्यूनोथेरेपी में एंटीबॉडीज का यूज करते हैं, ठीक है, याद कर लेना। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड डेथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। सेवरल कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से टैक्सोल एक ड्रग है, जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ड्रग्स हैं, and they kill cancer cells. Some of these are specific for particular tumor. Majority of drugs have side effect of hair loss, anemia, etc. Most cancer are treated as a combination of surgery, radiotherapy, chemotherapy, तीनों दी जाती हैं. Detection, tumor cell have been shown to avoid detection and destruction by the immune system. Therefore, तो यहाँ पर हम ट्यूमर सेल को इम्यून सिस्टम से मरवा सकते हैं, उसके लिए हम ये बस वर्ड है, मार्क कर लो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर इंटरफेरॉन दिए जाते हैं, मार्क कर लेना, आएगा ये पक्का, जो कि जा करके आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें कैंसर सेल को मारो, तो तुम्हारी बॉडी मारती है फिर, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़। तो ये है भैया भयंकर लेवल का सवाल, मतलब भयंकर है यार, ये यहाँ से रटना ही है सीधा सीधा सारा कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, तो एक बार ध्यान से देखते हैं। लिखा है ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट अ यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। दिस इज रियली a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow a healthy lifestyle. द ड्रग्स, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सवाल बताऊंगा, उन्हें याद कर लेना पक्के से। लिखा है ड्रग जो कि अब्यूज़ करते हैं, ओपोइड्स को अब्यूज़ करते हैं, कैनाबिनॉइड्स और कोकाइलकोलॉइड्स को अब्यूज़ करते हैं लोग। लिखा है ओपोइड्स, यहाँ से सवाल है सीधे सीधे, ओपोइड भैया ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके, ये सवाल है कि ओपोइड्स के रिसेप्टर कहाँ होते हैं। ओपोइड के रिसेप्टर होते हैं भाई CNS में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ओपोइड का एग्जाम्पल है हीरोइन, जिसे कहते हैं स्मैक, जो कि है केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन, जो वाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर है एंड मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है स्मैक या हीरोइन। और भैया ये निकाला कहाँ से आता है, ये निकाला जाता है लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपियम पोपी प्लांट। ये मार्क करो, ये पूरा नाम पैपावर सोमनिफेरम इज अ मेंबर ऑफ पैपावरेसी फैमिली एंड हैविंग latex in unripe capsules that have morphine, generally taken by snorting and injection. इसको स्नोट करते हैं, इंजेक्शन से लेते हैं। ये लाइन नीट में फिर आएगी। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है और बॉडी फंक्शन को स्लो करता है। एंड कैनाबिनॉइड्स, भाई ये मार्क कर लेना, भूल जाओगे डिप्रेसेंट है, मैं बता रहा हूँ गारंटी से। कैनाबिनॉइड्स आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्रिंसिपली इन द ब्रेन। तो फिर से सवाल है, यहाँ से पूछेंगे कि भैया कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ब्रेन में होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, इसका पूरा नाम याद करना है। भांग का पेड़ है ये, इसके फ्लावर के टॉप से, इसकी पत्तियों से, इसके रीजन ऑफ कैनाबिस प्लांट से, इससे अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन से मारियाना, हशीश, चरस, गांजा बनाए जाते हैं। ये भी आपको इनहेल करने होते हैं या फिर खाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे वो डिप्रेसेंट था तो ये क्या करता है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। तो ये सवाल आते हैं यहाँ से ना, आपको क्या आएगा मेरे को पता नहीं चल रहा, तो ये पूछेंगे यहाँ से, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा का नाम पूछ लेंगे, याद कर लेना है। फिर है कोका एल्कलॉइड और कोकेन।
लिखा है कि कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ द साउथ अमेरिका। ये क्वेश्चन है, ये क्या करता है, सवाल आएगा, ये डोपामीन के साथ इंटरफेयर करता है भाई, देख रहे हो, ये सवाल बनेगा यहाँ से। फिर लिखा है कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटेड करते हैं इसको लोग। ये पोटेंट स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग एक्शन है सीएनएस के लिए, ये यूफोरिया का सेंस कर देता है, मज़ा, बस ऐसा टाइप का एक्सेसिव एनर्जी हो जाती है इसमें लेके। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कोज हेलुसिनेशन, ये नीट में स्टेटमेंट बन के आता है, अगर आए तो आपको इसको करेक्ट करना होगा, ध्यान रखना, पूछेंगे। वैसे तो देखो पता क्या है, कोकेन हेलुसिनेशन करता नहीं, मतलब भ्रम नहीं पैदा करता कि मैं भगवान हूँ ऐसा, लेकिन एक्सेस लिया तो करेगा। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोनिक प्रॉपर्टी एट्रोपा बेलाडोना, जो कि सोलेनेसी का मेंबर है, धतूरा भी सोलेनेसी का मेंबर है, ये दोनों हेलुसिनेशन करते हैं और लोग इसे अब्यूज़ करते हैं। फिर लिखा है नीचे ड्रग लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज एज मेडिसिन टू पेशेंट्स कॉप विद इलनेस एंड इंसोम्निया एंड डिप्रेशन, ये भी लोग अब्यूज़ करते हैं। मॉर्फिन एक वेरी इफेक्टिव सीडेटिव पेन किलर है, ये सवाल आएगा। दर्द निवारक गोली, दर्द निवारक होता है, जब ऑपरेशन करते हैं तो ये लगाया जाता है सर्जरी से पहले। बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे सीड्स ये हेलुसिनोनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जो लोग सालों से यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आपको सवाल तो बनेगा नहीं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सवाल है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या आएगा। अब यहाँ से देखो यार, इससे आपको कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपका मन करे तो भैया पढ़ लेना। पर मैं बता रहा हूँ पेपर में क्या आता है, जैसे आपको थ्योरी सवाल तो लगाते हैं, लेकिन नीट में पूछेंगे ये लाइन कि निकोटीन करता क्या है, तो निकोटीन भैया करता ये है कि निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनलिन को रिलीज कराता है, नोर एड्रिनल को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ये है इसका काम। अगला सवाल आएगा यहाँ से कि ये वाला कि जो स्मोकिंग होती है वो क्या क्या कर सकती है, वो कैंसर कर सकती है लंग में, यूरिनरी ब्लैडर में, थ्रोट में, ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइजिमा कर सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज कर सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर कर सकती है, एंड टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रेशियो ऑफ कैंसर द ओरल कैविटी। फिर अगला सवाल आएगा आपको यहाँ से, यार ये कहानी पढ़ लेना खुद से, छोड़ना मत यार, है ना, मतलब मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, तो लंबी वीडियो होगी, तो आप एक बार पढ़ लेना अगर आपको टाइम लगे तो, बाकी नहीं, बाकी टेंशन ना लेना। ये सवाल आएगा 12 से 18 की एज एडोलसेंस पीरियड होता है, बस इसमें लिखा हुआ है कि शराब ना पीना, नशे ना करना, अपने दोस्तों से दूर रहना, दोस्तों से ऐसे दोस्त ना बनाना जिनसे जो नशे करते हों, चोरी मत करना, और कूल दिखने के लिए सिगरेट ना फूंकना, ये सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, तो एक बार पढ़ लेना। फिर मैं सवाल बता रहा हूँ क्या आएगा यहाँ से। फिर सवाल आएगा ये, विड्रॉल सिम्टम क्या है, विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, अगर आप लगातार नशे करते हैं और अगर एक बार में ही नशे छोड़ देते हैं तो आपको क्या हो सकता है। आपको हो सकता है एंजाइटी, शेकिनेस, नोजिया, स्वेटिंग, जो कि आपकी, फिर आप ठीक तब होंगे जब आप दोबारा पी लोगे, मतलब अगर आप शराब पीते हैं तो उसको पीना पड़ेगा, ऐसा सीन है। तो एकदम से नहीं छोड़ना होता, डॉक्टर की सलाह में रहना होता है, डॉक्टर विल लेट यू नो दैट हाउ टू स्टॉप, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे इफेक्ट लिखा हुआ है, तो आप एक बार ये भी सारा पढ़ लेना, इसको छोड़ना मत। फिर मैं बता दूं सवाल क्या आएगा, यहाँ से आएगा सवाल ये वाला। एक तो ये सवाल आएगा ये वाला कि ये एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होते हैं और ये निडल सिरिंज वगैरह से फैलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। फिर सवाल ये आएगा यहाँ से कि शराब ज़्यादा पीने से लीवर सिरोसिस हो जाती है, लीवर ख़राब हो जाता है, तो ये भी सवाल यहाँ से बन जाता है, ठीक है। फिर सवाल यहाँ से, इस पैराग्राफ से पूरे सवाल आते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, मतलब कि भैया अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जो है मिसयूज़ करोगे, ठीक है, या डायरेटिक्स का, ठीक है, इन सामानों का अगर आप मिसयूज़ करोगे तो क्या क्या हो सकता है। तो मेल के अंदर क्या क्या हो सकता है स्टेरॉइड्स खाने से, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के यूज़ से। फीमेल के अंदर होगा मैस्कुलाइनेशन, मैस्कुलन मतलब मेल कैरेक्टर आ जाएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन होगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, एक्सेसिव हेयर्स हो जाएंगे बॉडी पर, ठीक है, क्लाइटोरिस इनलार्ज हो जाएगा, वॉइस डीप हो जाएगी। और मेल के अंदर क्या क्या होगा, मेल में एग्रेसिवनेस होगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ टेस्टिकल, ये सवाल आएगा नीट में। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट बन जाएंगी, प्री मैच्योर बाल्डनेस, गंजा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सवाल आपको याद कर लेने, जरूर कर लेना, इनको पूछ लेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड से मेल में क्या हो सकता है, इनमें से क्या नहीं हो सकता, ऐसा सवाल बनाएंगे। खैर ठीक है, और फिर ठीक है, ये आपके लंबे ये चलते भी रह सकते हैं, मतलब ये कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब परमानेंट भी हो सकते हैं, ऐसा है।
तो बाकी आपको नीचे मिलेगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, भैया ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इसके कुछ हेडिंग दिए गए हैं, मतलब ये तो काम की बात है बच्चों के लिए 12th क्लास के लिए, लेकिन अभी नीट है तो यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है, कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही पढ़ के चले जाना एक बार, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। लगातार अगर आप इस चैनल पर बने रहे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इन वीडियो को बार बार देख भी लोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपको, आपके बहुत सारे सवाल सही हो जाएंगे। बहुत सारे क्या, सारा ही सवाल यहीं से ही हो जाएगा, मैं बता ही रहा हूँ ना, पेपर वहीं से आएगा। आप बाद में रियलाइज़ कर लेना कि यहाँ से आया था कि नहीं आया था, और ज़रूर आगे बताना मेरे को कमेंट करके कि आया था। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अब चलेगा बायोमोलिक्यूल। और भैया अब कल से क्वेश्चंस की वीडियो जरूर 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 आएंगी, मैं वादा करता हूँ अपने आप से भी, खुद से भी, तुमसे भी। और एक और बात बताता हूँ कि हमारा 12th क्लास का कोर्स खत्म हो चुका है पूरी तरह से, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 11th की वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पूरा मिलने, बाय बाय।